नमस्कार साथियों, ज्ञान विविधि संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमने पिछली क्लास में बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधियां हैं, नाम वगैरह जो थे वो हमने कर लिए थे। और अब बात करेंगे जो 305 में जो संधि हुई थी धनानंद को मारने के बाद में उसकी राजनीतिक जो स्थिति थी उसके बाद में वो एक संधि करते हैं 305 में। 305 ईस्वी में जो संधि करते हैं वो करते हैं सेल्यूकस निकेटर के साथ। ईसा पूर्व ईस्वी नहीं BC, सेल्यूकस निकेटर के साथ। निकेटर जो उपाधि होती है जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। सेल्यूकस सिकंदर का क्षत्रप या गवर्नर था, ये राज इसको सौंप कर जाता है और बेबीलोन में बुखार से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। पंजाब में ये छोड़ता है, इसका क्षत्रप होता है यूडेमस। और सिंध में होता है ये यूडेमस जो है। जब सिंध वाले गवर्नर की हत्या कर दी जाती है फिलिप द्वितीय की, तो इसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद में यूडेमस को लगता है कि भाई हमें भी मारेंगे, तो ये भाग जाता है। इन दोनों का नाम रखना है, भाई पंजाब वाले का यूडेमस है और सिंध वाले का फिलिप द्वितीय है, ठीक है। ये मारा जाता है, ये भाग जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेल्यूकस निकेटर है, ये भी एक वीर योद्धा था और संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था। संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व विजेता बनना चाहता था। इसकी भी यही थी कि मैं भी विश्व विजेता बनूं। ये इस युद्ध में हार जाता है, किससे? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य से ये हार जाता है। हारने के बाद में की जाती है संधि। तो संधि की जो शर्तें हैं, संधि थोपी जाती है वैसे तो। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है, शर्तों में प्रथम शर्त ये रहती है कि सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलन या हेलना या कार्नेलिया का विवाह है चंद्रगुप्त के साथ करता है। साड़ी का आविष्कार सबसे पहले इसी महिला ने किया था। हालांकि परीक्षा में आपको नहीं पूछेंगे, एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो आधुनिक जो साड़ी है उसका आविष्कार करने वाली यही महिला थी। दूसरी प्रमुख शर्त ये होती है एरिया हेरात, काबुल आपका, और पेरी, इसे कहते हैं पेरीपनिसडाई। काबुल, कंधार, एक होता है मकरान तट। ये चार जो राज्य होते हैं, है ना, कौन कौन से? जेड्रोसिया और अराकोसिया। जेड्रोसिया और अराकोसिया। ये चार राज्य जो है चंद्रगुप्त को दे दिए जाते हैं।
ठीक है। तीसरी शर्त, एक राजदूत होता है जो चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। भारतीय इतिहास का जनक भी कह सकते हैं, इतिहास का जनक भारत में। विश्व स्तर पर देखें तो आपके हैं हेरोडोटस, भारत के स्तर पर देखें तो मेगास्थनीज, और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो कर्नल जेम्स टॉड। इनकी एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम है इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इंडिका में कई चीज़ों का उल्लेख करते हैं, जैसे इंडिका में ये कहते हैं कि भारत में जो दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य वो कहते हैं कि शाब्दास प्रथा भारत में थी। प्रथम राजदूत था, आने वाला प्रथम राजदूत था। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। प्रथम राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, विदेशी। इससे पहले कोई राजदूत नहीं आया था। इसके अलावा 2 या 3 किताबों का जरूर ध्यान में रख लेना। एक एरियन नाम का व्यक्ति होता है, उसकी पुस्तक जो है ना वो भी इंडिका होती है। टॉलमी एक होता है, उसकी जियोग्राफी होती है। और एक अज्ञात लेखक होते हैं जिनका नाम, ये पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, जिसमें भारतीय जो बंदरगाह है के व्यापार और का उल्लेख हमें मिलता है। यह कि जानकारी, भारतीय बंदरगाहों की जानकारी हमें का उल्लेख ये पुस्तक जो है देती है। ये अज्ञात लेखक द्वारा होती है। एरियन की इंडिका होती है, टॉलमी की जियोग्राफी होती है। ठीक है। अब पहली शर्त ये होती है कि अपनी पुत्री का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त के साथ। 4 राज्य होते हैं। एरिया को हेरात कहते हैं, पेरी पनिसडाई को काबुल कहते हैं, कंधार को आराकोशिया कहते हैं, मकरान को जेड्रोसिया कहते हैं, और ये राज्य चंद्रगुप्त को दे देते हैं। एक राजदूत होता है मेगास्थनीज, वो किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजदूत होता है जो आता है, और उसकी पुस्तक जो है वो है इंडिका। चौथी शर्त है, इसके बदले जो चंद्रगुप्त है वो 500 हाथी देता है सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त 500 हाथी जो है वो सेल्यूकस को देता है। सेल्यूकस को देता है। ठीक है। अब इस विवाह का सबसे पहले उल्लेख एपिनियास, ये जो विवाह है ना, इस विवाह का उल्लेख एक तो करता है एपियानस, इस विवाह का उल्लेख करता है। विंसेंट स्मिथ महोदय जो है वो इस विवाह को अपनी जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इसका उल्लेख करते हैं। ये थी संधि। संधि के बाद में देखो एक बात करते हैं तो चाणक्य जो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे, इस विवाह में शर्तें होती है और अन्य शर्तें होती है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, कि इसमें ये कहा जाता है कि विदेशी जो होता है ना उसकी संतान कभी भी राजा नहीं बनती। वर्तमान राजनीति से भी जोड़ो तो आप जोड़ सकते हो, मैं व्याख्या नहीं करूँगा कि अगर वर्तमान से अगर जोड़ो तो हो सकता है कि अपनी सोनिया गांधी है उसका पुत्र कभी वो ये विदेशी महिला थी और ये भी एक विदेशी महिला थी, इसकी जो संतान थी वो कभी भी, क्योंकि ये कहा जाता है कि विदेशी में कभी भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती, कहीं ना कहीं
उसमें अपने देश के प्रति ही भावना होती है, इसलिए उसके होने वाली संतान जो है वो कभी भी राजा नहीं बनेगी। स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। इस विवाह का उल्लेख एपियानास करता है और आपका विंसेंट स्मिथ करता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य लगभग संपूर्ण भारत में फैला गया था। और विंसेंट स्मिथ एक बात कहते हैं कि साहब चंद्रगुप्त का जो प्रांत था या पूरा जो इलाका था वो उस समय इतना बड़ा था कि 18वीं और 19वीं जो सदी है उसके लिए अंग्रेज जो थे वो भी प्रयासरत थे, लेकिन वो भी विजित नहीं कर पाए। इतना बड़ा इसका हिंदुकुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार ये कर लेते हैं और ये उसकी सर्वप्रथम वैज्ञानिक सीमा होती है जिसमें 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेज भी प्रयासरत रहते हैं। फिर जस्टिन नाम के एक व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी ये ध्यान में रखना, क्या कहते हैं, डाकुओं का गिरोह थी, बहुत खतरनाक थी, है ना, डाकुओं का गिरोह थी। कहने वाले व्यक्ति है आपके जस्टिन। एक व्यक्ति होते हैं प्लूटार्क, ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये कहने वाले व्यक्ति है आपके प्लूटार्क। इसके बाद में चंद्रगुप्त जो आरंभिक जो विजय थी इसके बारे में मैं आपको पहले बताता रहा हूँ कि हिमालय का एक राजा होता है प्रवर्तक, उससे ये सहायता प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त जो था एक प्रजाहितैषी शासक था, जनता की सोचने वाला था और उसने दो उसके अभिलेख मिलते हैं, एक सोहगोरा और एक आपका महास्थान। ये मैंने कल थोड़ा सा गलत बता दिया था भाई, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है और ये जो है बांग्लादेश में है। इसमें अकाल से निपटने के लिए राशनिंग पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अन्नागार का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त के काल में पशुधन विकास की सुविधा का विभाग एक बना हुआ था। पशुधन विकास का एक विभाग बना हुआ था, बना था, ठीक है। ये एक प्रजाहितैषी शासक था, तो प्रजाहितैषी यानी जनता की सोचने वाला, है ना। इसके हिसाब से देखिए तो दो अभिलेखों में क्या मिलता है हमें, राशनिंग पद्धति ये आ जाता है। तो किस में मिलता है, आपके सोहगोरा और महास्थान में। अर्थशास्त्र में हमें मिलता है पशुधन विकास के लिए एक विशेष विभाग बनाया हुआ था। और चंद्रगुप्त की सभा में एक जटलिक, अंडरलाइन कर लेना भाई, इसको पूछा गया है नेट की परीक्षा में ये, कि जटलिक नामक जो मंत्री था वो किसके दरबार में था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था जटलिक। किसके दरबार में था, जटलिक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था कि
सभा में एक मंत्री था। फिर एक बात आप और लिख लीजिएगा, दिव्यदान में एक बात कही गई है, प्रजा हितैषी की जब बात आती है कि मुद्रा राक्षस में ये कहा गया है कि राज्य में जो जनता थी वो शरद निशा के अर्धचंद्र से भी ज़्यादा सुख शांति से रहती थी या थी। ये इम्पोर्टेंट है। अभी कहने वाला है मुद्रा राक्षस में ये कहा गया है कि इसमें राज्य की जनता जो शरद निशा के पूर्ण चंद्र, अरे मैंने अर्धचंद्र लिख दिया है, थोड़ा सा आज दिमाग में और चीज चल रही थी, पूर्ण चंद्र से भी ज़्यादा सुख शांति से रहती थी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मुख्य बातें अपनी हो गई है और प्लूटार्क वाली हो गई है, टॉलमी की पुस्तक हमने बता दी है, भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी बता दी है, संधि और विवाद की जानकारी भी हमें बता दी है। ये जो संधि थी वो पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, है ना, और विवाह भी पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, इससे पहले हुआ नहीं था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मेगास्थनीज के बारे में भी हमने बता दिया है ना। अब हम बात करते हैं, एक लाइन और आप लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक थे। ये इंपॉर्टेंट है भी, प्रथम शासक थे जिनकी सीमा या जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण तक अपनी विजय का पताका लहराया या विजय हासिल की, शॉर्ट आप लिखना चाहते हो, विजय प्राप्त की या हासिल की। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य शासक था जिन्हें नर्मदा नदी के दक्षिण तक अपना विजय अभियान चलाया या विजय जो थी वो हासिल की। अब बात आती है मृत्यु की कि साहब चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी वो कैसे हुई थी, है ना। ये अंतिम दिनों की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, राजबली जो कथा है उसके अनुसार ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने 26 वर्षों तक शासन किया। परिशिष्ट पर्वन में ये कहा गया है, परिशिष्ट पर्वन में ये कहा गया है कि जैन धर्म की चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आती है आपकी, जैन परंपराओं के अनुसार ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र सिंहसेन, ये सिंहसेन जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, बिंदुसारी होते हैं, को के समक्ष अपना राजपाट त्याग देते हैं और मगध चले जाते हैं। बिंदुसार को अपना राजपाट सौंपकर कहाँ चले जाते हैं, के पक्ष में राज सिंहासन त्याग देते हैं। ठीक है। और मगध चले जाते हैं जैन परंपराओं के अनुसार।
इसका मुख्य विषय एक माना ये जाता है कि मगध में जो है वो 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ता है, 12 वर्षों तक अकाल पड़ता है, स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाती है। तो होने के कारण अपने गुरु, अपने जैन गुरु, जैनी थे। देखो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, यहाँ बता देता हूँ मैं कि पिता, पुत्र और पौत्र तीनों के अलग अलग धर्म है। पिता की बात करते हैं तो पिता चंद्रगुप्त, ये जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। पुत्र की बात करते हैं तो बिंदुसार, ये आजीवक धर्म, ये काफ़ी बार पूछा गया है भाई, आजीवक। और पौत्र की बात करते हैं तो अशोक महान, ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, है ना, बौद्ध धर्म को। तो तीनों के जो धर्म है वो अलग अलग है। भद्रबाहु के निर्देशन में, जैन मुनि भद्रबाहु के निर्देशन में शिष्य, यानी ये गुरु और शिष्य हो गए ना, शिष्य और गुरु या गुरु और शिष्य, शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेलगोला, पुरानी किताबों में आपको नाम मिलेगा मैसूर, वर्तमान मैसूर का नाम बदलकर कर दिया गया है कर्नाटका। यहाँ चले जाते हैं और एक पद्धति होती है, पद्धति का नाम होता है सलेखना। सलेखना का अर्थ होता है, सीधा सा याद रखो, IAS प्री 2006 का क्वेश्चन था। सलेखना है उपवास द्वारा शरीर को त्यागना, यानी अन्न जल जो है ना वो नहीं खाते हैं। जैसे अन्न जल नहीं खाते हैं तो शरीर को त्याग देते हैं भूख से, है ना। जैसे अभी जैन में एक कुछ दिन पहले आया था इच्छा मृत्यु, तो वो इसी का ही एक पार्ट है कि सलेखना पद्धति द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो दोनों गुरु और शिष्य वहाँ कर्नाटक चले जाते हैं और सलेखना पद्धति द्वारा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। यहाँ पर दो, एक तो गुफा बनी हुई है, आज भी वर्तमान समय में भी है, और एक पर्वत बना गया है, भद्रबाहु गुफा है। और चंद्रगिरी पर्वत, इस पर इन्होंने तपस्या की और यहीं से सलेखना पद्धति द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। बात है ये 298 BC की। अगर परीक्षा में डेट नहीं पूछते हैं, देखो डेट के क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं। इतिहास में बच्चे इसीलिए डरते हैं कि साहब हमें डेट याद नहीं होती, डेट की बड़ी समस्या होती है। देखो बच्चों, अगर आप बाकी के क्वेश्चन को क्रॉस करने की कोशिश कीजिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा, डेट के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ये स्ट्रेटजी रहती है कि हम डेट के चक्कर में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो गलत कर बैठते हैं। तो डेट के बारे में थोड़ा कम ही पूछते हैं। तो 298 BC में भद्रबाहु के निर्देशन में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्यारत सलेखना पद्धति द्वारा अपना शरीर त्याग देते हैं। और चंद्रगुप्त, चंद्रबस्ती नामक मंदिर आज भी वहाँ पर है, जिसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त ने करवाया था। चंद्रबस्ती जो है ना, ये चंद्रबस्ती, ये वर्तमान समय भी है। और इसका निर्माण कराने वाले कौन थे? चंद्र से याद रखो, चंद्रगुप्त। कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में, है ना, कोई इशू नहीं है। 298 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो राजा बनते हैं। एक जगह ये कहा गया है जैन परंपराओं में कि अपने पुत्र सिंहसेन या बिंदुसार के पक्ष में अपना राजपाट त्याग कर वो चले जाते हैं। तो इसके बाद में सीधा का सीधा राजा 298 में बन जाता है आपका बिंदुसार। और बिंदुसार के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।